आप लोगों को लग गए क्या वैक्सीन है लगवा? कुछ कुछ हो रहा है कि सब जैसे कुछ फील हो रहा है क्या? बुखार उखार ऐसा दर्द वर्द नहीं हो रहा है? अरे ऐसा तो होगा ही ना। नहीं होगा तो ऐसा लगेगा कि असर नहीं हो रहा है, इसका मतलब असर हो रहा है। और जिनके नहीं हो रहा है ऐसा, इसका मतलब उनकी इम्यूनिटी बन गई। दो में से एक काम हो सकता है। अपने को याद है ना वैक्सीनेशन में क्या इंसर्ट किया जाता है? उन्हीं के ही डेड बैक्टीरियाज, वही हमारा डिफेंस सिस्टम कैच करता है और उसके अकॉर्डिंग मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाती है। छुटपन में लगते थे अपने ऐसे वैक्सीनेशन, वही केस है अब। अच्छा, क्या कंप्लीट कर दे बेटा? कौन सी फैमिली हो गई? नाइट्रोजन फैमिली स्टार्ट हो गई ना। अच्छा, अब एक दो बातें हम याद कर लें क्या क्या हो सकता है। अपने को इक्वेशन लर्न नहीं करनी है, रटनी नहीं है, इक्वेशन ऑब्जर्व करनी है ना। अपने पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी मैं बोर्ड पे लिख देता हूं। सबसे पहला केस, आप रिएक्शन में चेक करने की कोशिश करना कि रेडॉक्स हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। रेडॉक्स देखने का क्या तरीका रहेगा? दोनों ही रिएक्टेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट हाई हो तो रेडॉक्स नहीं होगा, दोनों की ही लो हो तो रेडॉक्स नहीं होगा। तब एक की हाई और एक की लो, है ना। और ऐसे केस में फिर हम क्या चेक कर लेंगे कि कहीं डबल डिस्प्लेसमेंट से तो प्रोडक्ट नहीं बन रहा। मान लीजिए वहां पर हमें रेडॉक्स नजर नहीं आया, तो दूसरी पॉसिबिलिटी जो हो सकती है वो किसकी होगी? डिस्प्रपोर्शन की। और डिस्प्रपोर्शन की एक एंट्री आप पीछे भी कर रहे होंगे, तो याद रखिएगा अगर हमारे पास कोई डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन आई तो उनके प्रोडक्ट सीधे ही बनाना पड़ेगा, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। या फिर क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट। और चौथा केस होता है हीटिंग इफेक्ट, जो आप किस में पढ़कर आए थे? केमिकल बॉन्डिंग में। अच्छा, इस चैप्टर में एक और नई स्टडी की थी, वो थी हाइड्रोलाइसिस। तो हो सकता है कि हाइड्रोलाइसिस भी हो रखा हो। हाइड्रोलाइसिस कब होगा? वाटर होगा तो हाइड्रोलाइसिस होने की पॉसिबिलिटीज। उसमें बस ये देख लेना सेंट्रल एटम के साथ कौन जुड़ जाएगा? OH। और साइड एटम किसके साथ चला जाएगा? H के साथ। बस इन्हीं 5 पॉइंट पर पूरी रिएक्शंस घूमेंगी। अब इनको रटने में बैठ जाना, है ना। इनको बस क्या करना, देखना। वो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा आप खुद ही सोचो। कोई इक्वेशन लिख देगा कि A+B, बताओ क्या बनेगा, तो हम क्या देख कर नहीं बता पाएंगे क्या? कोई ना कोई प्रोडक्ट तो बना ही देंगे कि अच्छा इसमें यही प्रोडक्ट बन सकता। इसी बात को वो कैसे लिखेगा कि 1 मोल ऑफ A रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑफ B, व्हाट विल बी फॉर्म। तो वही चीज वो वर्ड में भी लिखेगा। तो मतलब हमें यहाँ पर इन चीजों को लेके बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर इन रिएक्शंस का करें क्या। हाँ, डिस्प्रपोर्शन याद करनी पड़ेगी, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं। पर बाकी रिएक्शंस अगर कोई आएंगी तो हम उन्हें ऑब्जर्व करके आंसर बता सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने एक्सरसाइज 2 देखा हो ध्यान से, तो पूरे उसमें सिर्फ एक ही ऐसा था, वो भी AIPMT के प्री एग्जाम में। उसके अलावा कभी कोई इक्वेशन वाला क्वेश्चन नहीं है। हाँ, बाकी जो आपके 5 शुरू के मेन टॉपिक्स हैं, जैसे इनर्ट पेयर इफेक्ट, बैक बॉन्डिंग, डाइमर पॉलीमर, है ना, जिसमें बनाना और ब्रिज बॉन्ड आया, और एक हमने हाइड्रोलाइसिस पढ़ा और ऑक्सी एसिड, ये 5 टॉपिक ऐसे हैं जिनके क्वेश्चंस डायरेक्टली आ रहे हैं। तो हमें ऐसा इसको मतलब पी ब्लॉक को लेके ना बहुत ज्यादा वो बना हुआ रहता है, और क्यों ना पी ब्लॉक बहुत बड़ा, ये बड़ा, वो किया। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। 12th में भी आप लोग उसको देख के डर जाते थे, लेंथ को देख के, कितने इक्वेशन। तो ऐसा कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, है ना। आप इस चैप्टर को बस ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। जैसे मैं कोई रिएक्शन लिखूंगा, तो मैंने कल भी बोला था कि मुझसे ज्यादा तो आपका एक्सपोजर ज्यादा है ना, अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर। तो जैसे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं आप उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना, बीच बीच में कोई ना कोई हिंट जरूर मिलते चला जाएगा। कल आई थिंक हमने नाइट्रोजन के कुछ जनरल प्रॉपर्टीज खत्म कर दिए थे, और जो प्रॉपर्टी नाइट्रोजन के हाइड्राइड्स में होगी वो वाली प्रॉपर्टी आपको किस में भी याद रखनी है?
ग्रुप 16 एज वेल एज ग्रुप 17। क्या प्रॉपर्टी थी कि डाउन द ग्रुप जाने पर, किसकी बात कर रहा हूं, हाइड्राइड्स की, हमें मालूम है कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा, एसिडिक, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ते जा रहा है, एच जल्दी टूट जाएगा, है ना, निकल जाएगा। जो रिड्यूसिंग होता है वही एसिडिक भी होता है, इसलिए कौन सा कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा, रिड्यूसिंग, और कौन सा कैरेक्टर डिक्रीज होगा, लुईस पे। तो हमें बेसिकली इन कैरेक्टर्स पे फोकस करना है, ठीक। जब यही बात किसकी आएगी, ऑक्साइड्स की, तो ऑक्साइड्स में हमें दो तरीके से देखना होता है, या तो ईएन से देखो या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट से। ईएन से कब देखेंगे, अलग अलग एलिमेंट का ऑक्साइड हो, और ऑक्सीडेशन स्टेट से कब देखेंगे, जब एक ही एलिमेंट के कई ऑक्साइड्स हों, ठीक है। आज उसका यूज करेंगे हम। बस ये दो चीजों पर हमें फोकस करके रखना है। ये बात जो मैंने यहां लिखी सेम ग्रुप 16 में रिपीट होगी और सेम ग्रुप 17। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहां पर कि कौन कौन से कंपाउंड इस वाले ग्रुप में आएंगे। N2 आएगा बेटा, NH3 आएगा, ऑक्साइड्स आएंगे नाइट्रोजन के, PH3, HNO3, ये सब इसी ग्रुप के हैं, है ना, PCl3 और PCl5। यानी कि हमें इन सब के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इन सब के स्ट्रक्चर, इन सब के बारे में पढ़ना है। अब इसमें आप याद करो कि हमने N2 और NH3 बनाने के कुछ हीटिंग इफेक्ट पड़े थे केमिकल बॉन्डिंग। मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करता हूं, ज्यादा जाएगा। अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, -3, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आती है, -3, ठीक है। अब अगर इसके साथ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, नॉन ऑक्सीडाइजिंग का मतलब है कार्बोनेट, फॉस्फेट और सल्फेट होगा, तो हमेशा ही कौन सी गैस बनानी है, NH3 ही बन, क्योंकि इनका कोई ऑक्सीडाइजिंग नेचर नहीं है, इसीलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में बेटा कोई चेंज नहीं आएगा। पर अगर इनके साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हो, हमारे सिलेबस में कौन कौन से मेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, तो हमें एक तो याद रखना है डाइक्रोमेट, ये किस में आएगा, डी ब्लॉक में। इसके अलावा NO2- और एक NO3-, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। इन दोनों के केस में नाइट्रोजन गैस बनेगी, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट -3 से कहां पहुंच गई, 0। क्या काम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ऑक्सीडेशन करना, कर दिया ऑक्सीडेशन, खुद का रिडक्शन भी करेंगे। तो ये अपना हमेशा एक ऑक्साइड बनाता है, क्रोमियम का ऑक्साइड Cr2O3। और इसके केस, अकेले इसके केस में कौन सी गैस बनेगी, N2O, क्योंकि ऑक्सीजन थोड़ी ज्यादा है ना, इसीलिए वो N2 ना बनकर क्या बनाएगा, N। केवल एक ऐसा ये वाला पार्ट ऐसा है जिसमें हमें ऑक्सीडाइजिंग और नॉन ऑक्सीडाइजिंग का डिफरेंस समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं किससे स्टार्ट करूं बेटा, डाई नाइट्रोजन से। अच्छा, हो सकता है मेरी आवाज थोड़ी सी खरखश जैसे ही आए, है ना, तो वो गला खराब हो गया है ना। शाम को तो निकलनी ही बंद हो गई थी आवाज, तो शाम को जब बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था मैं बोल रहा हूँ पर कुछ आ नहीं रही है बाहर आवाज, है ना, हवा ही निकल रही थी। तो अब रात भर रेस्ट किया, बढ़िया चल रहा है ना। तो थोड़ा सा आपको ऐसा लगे कि वॉइस क्लियर ना हो तो पूछ लेना कि आप क्या बोले थे सर, है ना, क्योंकि मुझे अपनी आवाज सही से सुनाई नहीं दे रही। हाँ बेटा। AC ऑन कराओ। नहीं, ये बच्ची क्या बोल रही है, फैन ऑन करने के लिए। सुनो, गेट खोल लो थोड़ा, तुम्हें तो गर्मी लग रही है बेटा, ये बाकी तो देख तो किसे, सब अपने वो पहन के बैठे हैं स्वेटर वेटर, मारे जाएंगे ये सब पंखा चलते से। है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। डायनाइट बताओ, एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा परसेंटेज किस गैस का है, तो क्या हम इसको एयर से निकाल सकते हैं, तो पहला मेथड है फ्रॉम एयर। एयर का क्या किया जाता है बेटा, लिक्विफिकेशन, यानी कि प्रेशराइज करके सबसे पहले उसको किस में कन्वर्ट कर लिया जाता है, लिक्विड में। जब वो लिक्विड हो जाएगा
तो फिर उसमें उसको बॉईल करते हैं और बॉईल करने पे लगता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सबसे पहले अब जैसे बॉईल करेंगे टेम्परेचर धीरे धीरे राइज होगा, है ना। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट होता है अराउंड 77.2 केल्विन। तो बेटा उसमें से नाइट्रोजन क्या होगी, एवापोरेट होगी। एवापोरेट होगी, हम उसे दूसरे उसमें साथ में एपरेटस लगा के उसको दूसरी तरफ से कंडेंसेट करके कलेक्ट कर लेंगे। फिर किसका टर्न आ जाएगा नाइट्रोजन के बाद, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन जो है 90 केल्विन पर ऑक्सीजन बाहर हो जाती है। तो इस तरह से हम दो मेजर गैसेस जो एयर में होती हैं उनको सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, लिक्विफाइड करेंगे और फिर उसको हीट करके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके इस तरह से सेपरेट कर ले। तो दिस इज वन ऑफ द मेथड टू ऑब्टेन नाइट्रोजन एट इंडस्ट्रियल लेवल। बट लैब में बनाना हो तो क्या करेंगे, तो लैब में हम अमोनियम के सॉल्ट लेते हैं। तो आप देखिएगा अमोनियम है क्लोराइड, है ना, अमोनिया को किसमें मिलाया है, HCl में। और वहीं पर ही सोडियम का नाइट्राइड ले लें। बताओ यहाँ पर क्या डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन दिखाई दे रही है, ये Cl है और ये Na, दोनों निकलकर NaCl बाहर हो गया। अब बताओ क्या बनेगा, NH4NO2। क्या बोर्ड पर हमें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिखाई दे रहा है, ये रहा। यानी कि अमोनियम के साथ कौन आ गया, NO2। तो वो इसका क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, और इसके हीटिंग पर हमें कौन सी गैस मिल जाएगी, नाइट्रोजन। समझ गए। और क्या क्या रिलीज हो जाएगा, नाइट्रोजन अगर निकल गया तो बचा हुआ क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या निकाल दीजिए, H2O का प्रोडक्शन हो। तो मेन हमें क्या बनाना था बेटा, नाइट्रोजन। तो इस तरह से नाइट्रोजन गैस बन जाएगा। किसमें बनाना पड़ेगा, लैब में। अब ये वाली जो नाइट्रोजन्स हैं इनमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी रहती है, तो फिर हम यूज करते हैं अजाइड्स का। अजाइड्स आर यूज टू गेट प्योर नाइट्रोजन। अजाइड का फॉर्मूला बोलो, N-3 होगा या N3- होगा, N3-, वो तो नाइट्राइड है ना। हमारे पास दो नाइट्राइड्स होते हैं, एक तो सोडियम का अजाइड और एक बेरियम का अजाइड। अजाइड बनाने का फॉर्मूला हमें याद ही है कि N3- है। तो अगर सोडियम होगा तो सोडियम के ऊपर प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे Na N3 बन जाएगा। बेरियम सेकंड ग्रुप का है बेटा, +2 होता है। N3- क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो समझ गए ना अब ये कैसे आया, Ba N3 होल 2। हीट करें तो आपको याद है ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे और ब्रेक डाउन होकर क्या ऑब्टेन्ड होगी, वेरी प्योर नाइट्रोजन। तो इस केस में सोडियम के साथ हमें क्या मिलेगा, नाइट्रोजन विच इज वेरी प्योर। अगेन बेरियम को अलग करेंगे तो क्या ऑब्टेन्ड होगा, वेरी प्योर नाइट्रोजन। एंड दीज टू मेथड्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसका एक रीजन है, क्योंकि यहाँ पर हमें कैसी गैस मिल रही है, वेरी प्योर नाइट्रोजन। इसमें से अभी हमने कौन सा वाला पार्ट यूज कर लिया, ये वाला। अब मान लीजिए मेरे पास अमोनियम का डाइक्रोमेट होता, तो इसके हीटिंग से बताइए क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा। अमोनियम का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, -3 से किस में जाएगा, 0 में। तो ये तो हो गया ऑक्सीडाइज। तो भाई इसको क्या होना पड़ेगा, रिड्यूस। ये रिड्यूस हो सकता है क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चल रही है, +6 या -3। तो यहाँ पर रेडॉक्स पॉसिबल है, क्या बन जाएगा, Cr2O3। और ये बेटा होता है ग्रीन कलर का, और बचा हुआ क्या है, वाटर। जब भी कोई लाइव शोज होते हैं जिसमें कोई सिंगर, कोई एक्टर या कोई परफॉर्मर आता है, तो आपने देखा होगा अलग अलग तरह के स्मोक्स निकलते हैं। तो वो ऐसे स्मोक्स ग्रीन कलर का किससे क्रिएट किया जाता है, इससे, है ना। फायर क्रैकर्स होते हैं उनमें भी स्मोक्स क्रिएट होता है, तो वो स्मोक्स वगैरह किसके होते हैं, इसी तरह के होते हैं, है ना। तो ग्रीन कलर का स्मोक तो समझ गए कौन प्रोड्यूस करेगा, क्रोमियम का ऑक्साइड। बिगनर्स बॉक्स साथ साथ डेली बेसिस पे करते जाना, जैसे जैसे फैमिलीज एंड हो रही हैं।
एक बिगनर्स बॉक्स में क्वेश्चन था कैटेनेशन को लेकर, अगर आपने देखा तो हम सबको याद है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैटेनेशन की वजह से ही है, क्योंकि कार्बन इतने सारे प्रोडक्ट बना लेता है कि उसकी उसी टेंडेंसी, सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, कैटेन। अब बताओ ऊपर से नीचे आएंगे तो कैटेनेशन की टेंडेंसी तो डिक्रीज होगी ना, तो उसमें जो सबसे लोएस्ट मेंबर होगा उसमें कैटेनेशन की टेंडेंसी सबसे कम। बताओ। एटमॉस्फेयर में इतनी सारी नाइट्रोजन है कि नहीं? क्या हम उसे देख पाते हैं? नहीं देख पाते, इसका मतलब उसमें कोई कलर नहीं है। क्या हम उसे स्मेल कर पाते हैं? इसका मतलब उसमें कोई ऑर्डर भी नहीं है। क्या उसे हम टेस्ट कर सकते हैं? इसका मतलब उसमें कोई टेस्ट भी नहीं है। क्या इसके कोई आइसोटॉप्स होते हैं? नाइट्रोजन के तो होते ही हैं। कौन कौन से पढ़ रखे हैं? एक तो 14 है, तो आइसोटॉप्स होते हैं। हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है इस नाइट्रोजन का? इतनी सारी है, पर हम तो इसका डायरेक्ट यूज नहीं कर पा रहे। कौन बताएगा? हमने हमारे लिए पूछा, प्लांट से क्या लेना देना। हाँ, हमारी बॉडी में डीएनए, बहुत बढ़िया मान, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन, डीएनए, दे ऑल एसेंशियली कंटेन नाइट्रोजन। ये तो एक बात हो गई। अब दूसरी बात बताओ कोई और। ये तो चलो अंदर की बात हो गई। एटमॉस्फेयर में 70% से ऊपर है नाइट्रोजन। बहुत बढ़िया। और कोई बताओ, ये तो इसने इसका यूज बता दिया, रेफ्रिजरेशन टाइप है ना। और कुछ बोलो। है किसके टायर में भर, उसके बिना अपनी जिंदगी चल जाएगी। है ना, मैं पूछ रहा हूँ और कोई एसेंशियल यू। अरे भाई, अगर एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन नहीं होगी तो छोटा मोटा स्पार्क भी फायर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन कंबशन में हेल्पफुल होती है। अगर ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन होगी तो छोटी सी भी आग लगाई तो वो बढ़ते रहेगी बढ़ते रहेगी। नाइट्रोजन उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है स्प्रेड होने को। है ना, आपको याद है फॉरेस्ट फायर्स होती हैं तो वहां पर ऑक्सीजन का कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, इसीलिए वहां पे वो लगातार कई दिनों तक चलती रहती है। पर जनरली हम देखते हैं कि हमने कुछ चीज बर्न करी तो दोनों में से एक चीज खत्म हो जाती है, या तो कंबस्टिबल प्रोडक्ट खत्म हो जाता है या फिर ऑक्सीजन की एंडिंग हो जाती है। तो वो जो नाइट्रोजन है उसको स्प्रेड होने से रोकता है। तो दिस इज द मेन यूज ऑफ नाइट्रोजन। चिप्स के पैकेट में भी होती है नाइट्रोजन। मेन पर्पस क्या है वहां पे उसका? टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। अदरवाइज क्या होगा, एक डिजीज हो जाती है बोटुलिज्म। ऐसे गंदे चिप्स खाने से डिजीज हो जाती है बोटुलिज्म। इसीलिए कभी भी हमें पिचके हुए पैकेट के चिप्स नहीं खाने चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उसमें कुछ इन्फेक्शन हो गया हो। नेक्स्ट, क्या ये रिएक्शन करेगा? यस सर, ये रिएक्शन करता है, पर इसके लिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए। क्योंकि नाइट्रोजन में कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड होने से ये ऑलमोस्ट इनर्ट नेचर दिखाता है। अराउंड 946 किलो जूल इतनी एनर्जी चाहिए, तब जाकर ये स्टार्ट होगा। तो ये रिएक्शन होगी, इसमें ट्रिपल बॉन्ड इसमें डबल बॉन्ड। पर ये रिएक्शन कितने टेम्परेचर पर होती है? 2000 केल्विन। और आपको याद है ऐसा टेम्परेचर कहाँ पे मिल सकता है? लैब में कहाँ से मिलेगा? लैब में तो स्प्रिट लैंप होता है बस। जब थंडरिंग और लाइटनिंग होती है तो ये दोनों आपस में क्लब होते हैं, एनओ बनता है, फिर एनओ NO2 में कन्वर्ट होता है और एसिड रेन की फॉर्म में। आपको याद है ये ऑक्साइड नीचे गिरते हैं। एसिड रेन में आपने तीन मेन ऑक्साइड पढ़े होंगे, NO2, SO2 और CO2। है ना। तो ये बेटा उस समय क्लब हो जाता है और इतने टेम्परेचर पे किसका फॉर्मेशन कर लेता है? नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड, या इसका दूसरा नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। दिस इज ऑल अबाउट नाइट्रोजन।
अच्छा, इसका कोई यूज पूछा जाए तो वैसे तो अभी इस बच्चे ने एक यूज बता दिया है, रेफ्रिजरेशन में। हाँ, और इसका एक मेन पर्पस होता है कि मान लो कोई चीज ठंडा है, उसके आसपास नाइट्रोजन का एनवेलप क्रिएट कर दो, वो हमेशा ही क्या रहेगा, काफी देर तक ठंडा। गर्म है तो उसके आसपास किसका एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दो, नाइट्रोजन का, तो वो हीट को प्रिवेंट करता है, इसीलिए वो गर्म रहेगा। तो बेसिकली इसका मेन पर्पस एटमॉस्फेयर को मेंटेन करने का है, पहली बात। और एक छोटी मोटी सर्जरी होती है जिसमें एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता, क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक सर्जरी, क्रायोजेनिक सर्जरी का मतलब होता है जिस जगह को ऑपरेट करना होता है उसके चारों तरफ ठंडा ठंडा कर देते हैं। आपने अक्सर कर देखा होगा, इंजेक्शन लगाने से पहले स्प्रिट लगाते हैं। उसका मेन फंक्शन क्या होता है, आपको वहां पे सेंसेशन कम होगी, है ना। मान लो आप अच्छे हॉस्पिटल में जाओगे तो काफी देर तक स्प्रिट लगाते हैं, सरकारी में जाओगे जाते से सीधे, क्योंकि उनको इन चीजों का बहुत ज्यादा वो नहीं है ना, उनको जल्दी जल्दी लगा रहा। अभी जैसे अभी वैक्सीनेशन लग रहा है तो इसमें तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, इसमें तो आओ ये लगाया वैक्सीन और जाओ। तो वो सेंसेशन का मतलब क्या होता है, ठंडा ठंडा होने से हमें, अच्छा कोई जल जाता है तो सबसे पहले उसके ऊपर क्या डाला जाता है, पानी ही तो डाला जाता है, ताकि उसकी सेंसेशन थोड़ी सी कम हो जाए। डन विद दिस, ये हटा दूं। अब चलते हैं किसकी तरफ, अमोनिया। नाइट्रोजन हो गया पूरा। हाँ बेटा, रेंसिडिटी वाला, जो चिप्स होते हैं बेटा वो फ्राइड होते हैं, किसमें किसमें बनाए हुए होते हैं, तेल वगैरह में, है ना। अगर उन्हें हम ऐसे छोड़ देंगे तो उनका धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज रेंसिडिटी। टेक्निकली तो ऑक्सीडेशन बोलेंगे, और उसको दूसरी लैंग्वेज में क्या भी बोलते हैं, रेंसिडिटी, जिसमें वो फ्राइड चिप्स खराब हो जाते हैं। तो दैट उसको रोकने के लिए क्या भर दी जाती है उस पैकेट में, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या करेगी, उनको ऑक्सीडाइज होने से प्रिवेंट कर जाएगी। वो उनका मतलब उनको सांस नहीं लेने देगी, है ना, मेन पर्पज उसका वही है। चलिए भाई, अमोनिया बनाते हैं क्या। थोड़ी देर पहले बोर्ड पर अमोनिया बनाने का कोई प्रोसेस लिखा था क्या मैंने। अमोनियम को किसके साथ रखा जाए, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन कौन से थे, कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट। अब देखो यहां पर हमें बनाना है अमोनिया। अब आपके रेडॉक्स वाला चैप्टर होगी क्या, कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ, जरा देखिएगा बोर्ड पे। जनरली, अच्छा इक्विलिब्रियम भी नहीं हुआ होगा, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमेशा डायनेमिक इक्विलिब्रियम में मेंटेन रहती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर NH3 को वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो बताइए वो क्या बनाएगा, NH4OH। तो कहीं पर अगर अपने को NH3H2O नहीं लिखा हुआ मिले और क्या लिखा हुआ मिल जाए, NH4OH, तो दोनों एक ही बात है। क्यों है दोनों एक ही बात, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में मेंटेन्ड रहते हैं। तो ज्यादातर रिएक्शन में आपको हो सकता है कि NH4OH ना दिखे, क्या दिख जाए, NH3+H2। सिमिलरली CO2 प्लस H2O, हो सकता है आपको ऐसा ना दिखाई दे, तो किस फॉर्म में मिल जाएंगे, H2CO3। दोनों बातें याद रखना है अपने को, है ना, कि ये एक दूसरे के डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो ये भी दिखा हुआ मिल सकता है, और ये भी, यानी कि बोले ये अनस्टेबल है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये अनस्टेबल है इसमें, या फिर ये इसमें, तो लगातार एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अमोनिया बनाने की। देखा जाए, मान लीजिए मेरे पास है अमोनियम का कार्बोनेट। फॉर्मूला बताओ क्या बनाऊं अमोनियम के कार्बोनेट को, NH4 होल ट्वाइस CO3। इसको मैं करता हूं हीट। बताइए क्या मेरे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या नहीं है, इस बार नहीं है सर, है ना। तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -3 ही बना रहेगा, और जब भी कोई कार्बोनेट टूटता है
तो कौन सी गैस रिलीज होती है? CO2। और यहाँ पर H2O भी बनेगा, है ना। तो देखो अमोनियम से मेरे को क्या मिल गया? अमोनिया, क्योंकि मेरे पास क्या था यहाँ पे? नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली अगर मेरे को दे रखा हो अमोनियम सल्फेट, क्या दे रखा हो? अमोनियम सल्फेट, और इसकी रिएक्शन में करा दूं NaOH से, देख के बताओ क्या यहां पर रिडॉक्स होगा या नहीं होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट होगा तो सोडियम किसके साथ चला जाएगा? इसके साथ। और OH किसके साथ चला जाएगा? इसके साथ। तो देखो एक तो मुझे क्या मिलेगा? NH4OH, और दूसरा क्या मिलेगा? Na2SO4। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि NH4OH को आप क्या भी लिख सकते हो? NH3+H2O। तो इस तरह से मैं अमोनियम के सॉल्ट से किसको प्रिपेयर कर सकता हूँ? अमोनिया का प्रिपरेशन कर सकता हूँ। बस ध्यान क्या रखना पड़ेगा अपने को कि वहां पर नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होने चाहिए। नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन कौन से होंगे? कार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड या फिर हेलोजेंस, है ना। तो हो सकता है कि मुझे क्या मिल जाए? NH4Cl। तीसरा एग्जाम्पल होगा NH4Cl। बताओ इसको हीट करूं क्या क्या रिलीज हो जाएगा? NH3 और HCl। तो ये HCl के क्या निकलने चालू हो जाएंगे? व्हाइट फ्यूम्स। तो HCl हमेशा किस फॉर्म में रिलीज होता है? व्हाइट फ्यूम्स की फॉर्म में रिलीज होता है। तो मैंने वो सारे एग्जाम्पल ले लिए जो अमोनियम सॉल्ट से रिलेटेड थे। कार्बोनेट ले लिया बेटा, सल्फेट ले लिया और क्लोराइड ले लिया। बिगनर्स बॉक्स में देखिए इसका क्वेश्चन अमोनिया बनाने के मेथड्स में, इससे रिलेटेड जो भी बिगनर्स बॉक्स है। पेज नंबर 40 पे मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, पेज नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा बिगनर्स बॉक्स है? 7। क्या सारे ही मेथड से अमोनिया बन जाएगा? यस सर, सारे ही मेथड से अमोनिया बन जाएगा। इसके अलावा एक नेम प्रोसेस है जो आपने 10वीं बार पढ़ा होगा, हेवर्स प्रोसेस। याद है ना किस किस की रिएक्शन है? N2+H2 मिलकर क्या बनाते हैं? NH3। अब इस वाले प्रोसेस में आप ध्यान से देखो, ये भी गैस, ये भी गैस, और बनने वाला भी गैस। यानी कि इसके लिए हमें किसी कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, नहीं तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत धीरे रहेगा। और पहले तो आप याद करो, जब आपने छोटी क्लासेस में ये पढ़ा होगा तो आप काम में लेते थे आयरन, मोलिब्डेनम। अब वो काम में नहीं आता बेटा, अब चेंज हो गया मेथड। अब हम यहाँ पे काम में लेंगे पोटेशियम का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड या फिर आयरन ऑक्साइड। इनका यूज किया जाने लगा। इससे जो है रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ी और फास्ट हो जाती है। मोलिब्डेनम भी दे रखा हो तो कोई बुराई नहीं है, पर और आजकल जो है इंडस्ट्री में किनका यूज होने लगा? इनका भी यूज होना स्टार्ट हो गया। तो मैं सारे लिख देता हूँ, मोलिब्डेनम भी दिखने में आ सकता है। अच्छा, एक और चीज बताइए, दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन, हाउ टू इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। तब तो किसका यूज करना है? कैटलिस्ट, पहली बात। दूसरी बात, हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्शन, यानी कि मुझे NH3 ज्यादा से ज्यादा चाहिए, तो यहां पर किसका प्रिंसिपल लग जाएगा? ली चैटरली। ली चैटरली के अकॉर्डिंग अगर रिएक्टेंट ज्यादा होंगे तो रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड। और दूसरा, क्योंकि गैस है तो क्या लगा दिया जाए? प्रेशर। जैसे ही प्रेशर बढ़ाएंगे फिर से किसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा? अमोनिया का प्रोडक्शन। तो मेजरली दो चीजों से प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, एक तो कंसंट्रेशन और दूसरा क्या लेंगे? प्रेशर। और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ानी हो तो फिर कैटलिस्ट।
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट हियर? सरफेस केमिस्ट्री पढ़ चुके हो आप लोग? कोई भी एक जना बोलो, क्या होती है ये? हाँ, ये कुछ सिंपल लैंग्वेज में समझाओ ना। एक बार बताओ, ज्यादातर गैसियस रिएक्टेंट्स होते हैं तभी हम मोस्टली कैटलिस्ट का यूज प्रेफर करते हैं, ऐसा क्यों है? बस मैं ये जानना चाह रहा हूँ, बोलो। नहीं, ये तो आपने उसकी टेक्निकल डेफिनेशन बता दी, पर किसी कैटलिस्ट के ऐड होने से क्या फर्क पड़ता है? अचानक से ऐसा वो जाके क्या करता है? अक्षयदा, बट एडजॉर्प्शन। क्या होता है एडजॉर्प्शन? कोई और चीज बताना चाह रहे हो अनीशा, अदर देन दिस? हाँ, वेरी गुड। कोई बोला ये टर्म इफेक्टिव कोलिजन? आप कुछ बोलना चाह रहे थे? बहुत बढ़िया। देखो, गैस के पार्टिकल्स क्या होंगे, इधर से उधर रैंडमली मूव करेंगे, उनकी एंट्रोपी ज्यादा होती है। अब वो जब तक आपस में ऐसे टकराएंगे नहीं तब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है? उन्हें सरफेस प्रोवाइड करता है, और सरफेस प्रोवाइड करने से वो एक जगह जाकर बैठने की कोशिश करते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन। और फिर जाकर उनके बीच में कोलिजन इफेक्टिव होता है, और उसी से क्या बनने लगता है? प्रोडक्ट। तो क्या ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं क्या कैटलिस्ट? नहीं करते, बस वो क्या प्रोवाइड करते हैं? सरफेस, है ना। और फिर जब उनका काम हो जाता है तो वो सरफेस को छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा आपने पढ़ा भी होगा कैटालिसिस के पूरे प्रोसेस में, पहले एडजॉर्प्शन, फिर बॉन्ड फॉर्मेशन, देन लीविंग द सरफेस। वही काम है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अमोनिया की बात करते हैं आगे। ये बना लिया हमने इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब एक बात बताइए, क्या अमोनिया में कोई स्मेल है? अरे इसमें तो पंजेंट स्मेल है। अरे जब यूरिनेशन ऐसे कई जगह जाते हैं तो वहां पर एक इरिटेटिंग स्मेल आ रही होती है कि नहीं आ रही होती है? दैट इज ऑफ अमोनिया। तो कैसी स्मेल है? पंजेंट। अब नीचे जाओगे ना फॉस्फीन में, तो फिर रोटन फिश आ जाएगी। और नीचे जाओगे तो और सड़ी हो जाएगी। और नीचे जाओगे तो बेहोश भी हो सकते हैं। तो इट मीन्स द स्मेल डिग्री इज इंक्रीजिंग। क्या कोई कलर होगा इसमें? कलर होता तो कितना सही रहता ना, हम वहां जाते ही नहीं, दूर से पता लग जाता। कलरलेस, ठीक है। वाटर सॉल्युबल है क्या? है। इसकी ज्यादातर रिएक्शन ही इस फॉर्म में होती है। NH3 को जैसे ही आप H2O से ट्रीट करोगे, ये क्या बनाएगा? NH4OH। और इसकी ज्यादातर रिएक्शन इसी फॉर्म में होंगी। गैस तो रिएक्ट करेगा नहीं, एक्वस सॉल्यूशन ही रिएक्ट करेगा। तो अब क्या है, हम यहाँ पर कुछ डबल डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। रिएक्शन विद मेटल सॉल्ट। मान लीजिए हमारे पास है जिंक का सल्फेट, और इसको मैं ट्रीट करा देता हूं किससे? NH4OH से। बताइए यहां पर क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता है? Zn किसके साथ चला जाएगा? OH के साथ। भाई ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ पर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो आपको ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव के साथ डबल डिस्प्लेसमेंट में ऐसा ही तो होता है। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा? ZnOH होल ट्वाइस, और ये बन जाएगा PPT। क्योंकि जिंक किस ब्लॉक का मेंबर है? डी का। और डी के हाइड्रोक्साइड्स में कौन सा नेचर ज्यादा होगा? कोवेलेंट टाइप्स। इसीलिए वो वहां सॉल्युबल नहीं होते, वहां जाकर क्या बना लेते हैं? PPT बना। बाकी तो याद है दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, है ना? हाँ, NH4 होल ट्वाइस SO4। इसी तरह से आयरन का मान लीजिए क्लोराइड है, और उसको आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट कर दिया, क्या बनाया जा सकता है? आयरन का हाइड्रोक्साइड। अगेन ये भी वाटर में क्या होगा? PPT बनाएगा। और बाकी दूसरा प्रोडक्ट समझ में आ ही रहा है, NH4Cl। तो ये दो क्या मिलेगी बेटा अपने को? PPTs। आयरन की कौन से कलर की PPT होंगी? ब्राउनिश, है ना। और जिंक में कौन सा कलर आएगा? कोई कलर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा?
रुक जाओ, साक्षी बता रही है। साक्षी, अरे इसको बताने दो। इसने बोला वो, हाँ बना। हाँ बहुत बढ़िया, क्योंकि उसके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। क्या ज्यादातर फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के ऑक्साइड, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के सॉल्ट्स कलरलेस होंगे? यस सर, क्योंकि वो सब अपना ऑक्टेट पूरा कर चुके होते हैं। जिसका ऑक्टेट पूरा होता है उसका मतलब सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? पेयर्ड। ठीक है, आप लिखो बैटरी चेंज होने का टाइम आ गया। क्या अमोनिया को हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किसी और नाम से देखा था क्या? क्या अमोनिया को हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किसी और नाम से देखा था? क्या था वो नाम? हाँ, अमाइन, डबल एम आता था। ऐसा क्यों करा था? लिगेंड बन गया था। इसका मतलब अमोनिया एक तरह का लिगेंड बनाने, मतलब लिगेंड ही है। तो इसमें कौन सी टेंडेंसी होगी? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। इसकी नेचर कौन सी बोली जाएगी बेटा? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नेचर। चलो देखते हैं। कॉपर का सल्फेट हो और उसको ट्रीट करा दिया जाए अमोनिया से, तो आपको याद है डी ब्लॉक का मेटल, उसकी कौन सी टेंडेंसी ज्यादा होती है? कॉम्प्लेक्स बनाने की, क्योंकि वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं और अमोनिया भी तैयार बैठा है। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? कॉम्प्लेक्स। बताओ यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? क्या कॉम्प्लेक्स बनते समय ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होएगा? नहीं होता। तो ये बन गया Cu। अब सल्फेट अच्छा लिगेंड है कि अमोनिया? तभी तो उसकी नेचर पढ़ रहे हैं। NH3 होल 4 SO4, ये बन गया। इसका एक और नाम है ज्विटर सॉल्ट। दिस इज ऑल्सो नोन एज, है ना? और इसका एक और जनरल नेम है क्यूप्रा, अमोनियम सल्फेट। ये इसका जनरल नेम है। आईयूपीएसी तो बना ही लोगे आप। कौन बनाएगा बताओ इसका आईयूपीएसी? खड़े होके बता दो जल्दी से, बता दे बेटा। ये बना दिया ना? हाँ। ऑक्सीडेशन स्टेट 2, देन सल्फेट। ठीक है, और जनरल नेम क्या बोलेंगे? क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट या फिर स्विट्जर सॉल्ट। अरे ज्विटर तो ऑर्गेनिक का है यार, है ना? अपना कौन सा है? स्विट्जर है। एजी, AgCl। बताओ यहाँ पर Ag की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चल रही है?
+1 के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट, अरे भाई सही, कोऑर्डिनेशन नंबर 2, इसीलिए कितने अमोनिया ले लिए मैंने, 2। कॉम्प्लेक्स बनने की पॉसिबिलिटीज है, बहुत बढ़िया है सर, ये लो NH3 होल 2 Cl बन गया। कौन सी नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ जी, देखो बेटा यहां पर आयरन और जिंक है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में आपको याद है कि कोवेलेंट नेचर थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेरेटिव टू एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक के सॉल्ट तो जनरली वाटर सॉल्युबल होते हैं, बट डी ब्लॉक के सॉल्ट बहुत ही कम वाटर सॉल्युबल होते हैं, इसीलिए वो वाटर में क्या बना लेते हैं, पीपीटी। तो हमें कैसे पता लगेगा? पीपीटी अलग अलग कलर की आती है, इस कलर में व्हाइट आएगा या फिर कलरलेस बोलो, और इसमें कौन सा कलर आएगा, ब्राउनिश। तो हमें उससे पता लग जाएगा कि यहाँ पर पीपीटी यानी कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। इसकी एक और रिएक्शन है, देखो कुछ समय पहले न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो ऐसी खबरें आया करती थी कि केरला से कुछ केमिकल इंजीनियर्स मिसिंग थे, कुछ केमिकल इंजीनियर मिसिंग थे। और फिर जब उनकी छानबीन की गई, इंस्पेक्शन किए गए, है ना, तब पता लगा कि उन्होंने जाके कौन सी संस्था ज्वाइन कर ली, ISIS। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली, IS। उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, बहुत भयंकर काम करती हैं वो। क्या काम करती हैं वो? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो अब क्या होता है कि अब आपने देखा ट्रेंड बदल गया, अब पढ़े लिखे टेररिस्ट आ गए। क्यों? क्योंकि वो जो अब क्या होता है, पहले RDX बम वगैरह ले जाना था तो आसानी से चला जाता था, अब अपना डिफेंस सिस्टम इतने बढ़िया हो गए कि आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक इतना RDX वगैरह नहीं ले जा सकते। तो क्या ले जाए जाते हैं, केमिकल्स। केमिकल्स, जिनको थोड़ी सी भी केमिकल्स की नॉलेज होगी वो क्या बना लेंगे, एक्सप्लोजिव्स। तो अपन भी अमोनिया से एक एक्सप्लोजिव बना सकते हैं अगर मैं अमोनिया की रिएक्शन किससे कर दूं, क्लोरीन से। और क्लोरीन को किस में ले लिया जाए, एक्सिस में। तो बेटा एक एक्सप्लोजिव बन जाता है NCl3। दिस इज एन एक्सप्लोजिव। तो आप देख लो, लैब में भी छोटे मोटे धमाके तो कर सकते हैं अपन भी जाके, है ना। जैसे आप एक बीकर में ले लो एसिड और उसमें दूर से पानी पटक दो जोर से, तो एकदम से आसपास वालों के कपड़ों में छेद हो जाएंगे, क्योंकि वो उछलेगा और जाकर वहां गिरेगा, जहां गिरेगा वहीं पर ही कपड़ों के अंदर क्या बनाता चले जाएगा, होल। तो जब तो छोटा नमूना था, बड़ा बनाना हो तो सीधा सोडियम निकाल के पानी में फेंक दो, आग लग जाएगी। पोटेशियम निकाल के फेंक दो, एक्सप्लोजन हो जाएगा, है ना। तो केमिस्ट्री में तो कई एक्सप्लोजन बन सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक्सप्लोजिव बनेगा अमोनिया का, अगर क्या ज्यादा होगी, क्लोरीन। अब क्या ज्यादा है बेटे, क्लोरीन। तो कोई दूसरा प्रोडक्ट भी बनाओ, दूसरा प्रोडक्ट बनेगा HCl। अगर इसी में उल्टा हो जाए, अमोनिया एक्सिस में हो और क्लोरीन लिमिटेड हो, तो फिर हम बनाएंगे अमोनिया नाइट्रोजन के दो प्रोडक्ट, एक NH4Cl और एक गैस प्रोड्यूस होगी N2। तो इस तरह से ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ कि किसी एक को लिमिट किया और किसी एक को एक्सेस में लिया। अब क्या आएगा फिजिकल में, लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेसिव रिएजेंट, उसी तरह की रिएक्शन है बेटा। ये सारी कहानी किसकी थी, अमोनिया की। चले अब चलते हैं ऑक्साइड्स पे। नाइट्रोजन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाता है? सब में ही बना लेता है सर उसका, तो कोई वही नहीं है ना। N2O भी बनता है, NO भी बनता है, N2O3 भी बनता है, NO2 भी बना लेता है, N2O4 भी बनता है और N2O5। इसका मतलब +1 से लेके +5 तक सारी ही ऑक्सीडेशन स्टेट ये किसके साथ ले लेता है, ऑक्सीजन के साथ। पहले वाले का नाम बोलो।
नाइट्रस क्योंकि सबसे लोएस्ट, सेकंड वाले का नाइट्रिक, ये है बेटा नाइट्रस। अस क्यों लगाया, सबसे लोएस्ट, और इसको बोलेंगे नाइट्रिक। बाकी तो ट्राई ऑक्साइड, टेट्रा ऑक्साइड और पेंटा ऑक्साइड, फिर वो ऐसे ही चलते रहेगा। इनके बारे में एक चीज अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, ऑक्सीडेशन स्टेट से कौन सी नेचर डिसाइड होती है, एसिडिक। पहले वाले दो न्यूट्रल हैं, याद है, हमने चार ही तो न्यूट्रल पढ़े थे, जिसमें से दो तो ये रहे, एक H2O और एक CO, तो दो ही आ गए एक साथ। बाकी जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिक नेचर भी बढ़ेगा। एक तो ये याद कर लेंगे अपन आसानी से। एक इनकी फिजिकल स्टेट, बताओ इनमें सबसे कम मास किसका, इन दोनों का, है ना। जैसे जैसे नीचे जा रहे हो मास इंक्रीज हो रहा है, मास इंक्रीज होने से कौन सा फोर्स इंक्रीज होता है, वंडरवॉल। वंडरवॉल फोर्स इंक्रीज होगा तो धीरे धीरे फिजिकल स्टेट भी बदल सकती है। तो पहले वाले दो नेचर में कैसे होंगी, गैस। और एक NO2 तो आपको पता ही है गैस होती है, ब्राउन कलर की, तो ये भी है गैस। तो इन तीनों का ही तो वेट कम है इन सब में। बाकी तो देखो ऑक्सीजन भी बढ़ रहा है और नाइट्रोजन भी बढ़ते जा रहा है। तो जैसे जैसे आपके पास मास बढ़ेगा फिजिकल स्टेट क्या होती चली जाएगी, सॉलिड। N2O4 में सॉलिड भी बोल सकते हो और लिक्विड भी, पर N2O5 प्रीडोमिनेंटली कैसी होगी, सॉलिड। ऊपर वाले दो में आपको मालूम है कोई कलर नहीं होता, कलरलेस, है ना। N2O3 में कलर आने लगता है ब्लू, NO2 का कलर होता है ब्राउन, बाकी दोनों फिर से क्या हो गए, कलरलेस। इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन दे रखे हैं पेज नंबर 35। यस, सॉलिड। अब सॉलिड के तो कई वो हो सकते हैं, मतलब अलग अलग टाइप्स, वैक्सी भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है। अब सोडियम को क्या बोलोगे बताओ आप, सॉलिड तो है, इजीली कट बाय नाइफ, है ना। अच्छा अब जल्दी से इसमें आप देख के बताओ, पेज नंबर 35 पे आ जाओ। आ गए। बीच में कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी दे रखे हैं सभी के, याद कर लेना, या हो जाए तो, नहीं हो कोई बात नहीं, बस ये याद होना चाहिए, कलर, नेचर, है ना। अगर आप उसको ध्यान से देखोगे, N2O बनाने का मेथड तो हमने आज ही देखा था, अमोनियम के साथ कौन हो, नाइट्रेट, तो आपको याद है वो क्या बनाएगा, N2O, पढ़ा था ना आज ही, तो मैंने लिख दिया। अच्छा NO बनाने का मेथड एक डिस्प्रपोर्शन थी HNO2 की, HNO2 डिस्प्रपोर्शनेट होकर क्या क्या प्रोड्यूस करता है, HNO3 और NO। तो ये मेथड HNO3 बनाने के भी काम में, यानी कि आगे भी आ सकता है, छोड़ दो। बाकी आप इस वाला मेथड सबको याद है, कोई भी नाइट्रेट होगा अदर देन पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम और सीजियम, हीट करने पर कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं, NO2O2, दोनों ही पैरामैग्नेटिक गैसेज। तो ये कुछ याद कर ले, है ना, क्योंकि ये हमारे कहीं ना कहीं काम आए हुए हैं। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ दिस N2O, कहीं और आपने किसी नाम से देखा गया हो इसको, लाफिंग गैस, इट इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग, है ना। पर वो उतना लाफ नहीं करते जितना मूवी में दिखाते हैं, कि सारे हंसते हंसते पागले ही हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। थोड़ा सा मूड कैसा हो जाता है, लाइट हो जाता है ना, पर ऐसा नहीं होता कि आदमी इतना जोर से हंसने लगे। सेकंड, इसके अलावा इन दोनों को आपने किसी मूवी में और भी देखा है, किसी मूवी में भी आए ये दोनों, अरे हाउसफुल में तो बता दिया ना आपने लाफिंग करते हुए, और कहाँ आए थे, फास्ट एंड फ्यूरियस में। फास्ट एंड फ्यूरियस में आपने देखा हो कि जब वो कार चला रहे होते हैं तो अचानक से उनकी कार की स्पीड रॉकेट की जैसे हो जाती है, तो उनके पास वो जो सिलेंडर रखे होते हैं वो किसके होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तो वो उनको इग्नाइट कर देते हैं एकदम से, और एकदम से कार क्या होती है, बिल्कुल भागने लगती है। तो वो भी क्या होते हैं, ये दोनों ही होते हैं, स्पेशली N2O।
So this is all about oxides of nitrogen. Yes, done. Next, we are having an acid, nitric acid. लैब में देखा है क्या नाइट्रिक एसिड? अच्छा, कौन से कलर का देखा है? अरे पानी के जैसा होता है। फिर कैसे पता लगेगा कि पानी है कि एसिड है? उसमें लिखा रहेगा। सही है। अरे उसमें से धुआं निकलता है। HNO3 इज ए फ्यूमिंग लिक्विड। अच्छा, अब अपन ना एक हिंट बना ले रहे हैं, है ना? ध्यान से देखिएगा। हमारे सिलेबस में 3 एसिड्स हैं, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। एक है नाइट्रिक एसिड, कौन से ग्रुप का है? 15। एक है H2SO4, किस ग्रुप का है? और एक है बेटा HCl, किस ग्रुप का है? 7। सबका एक एक एसिड है अपना। इसका सभी का अपना अपना नेम प्रोसेस है। जैसे इसमें आएगा ओस्टवॉल, इसमें आएगा कांटेक्ट, और उसमें आएगा सॉल्ट केक मेथड। सो ऑल आर हैविंग देयर एसिड्स एंड ऑल आर हैविंग मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब इसमें मेरे को क्या बात बतानी थी, आपने जनरली देखा होगा कि जब आपने लैब में टेस्ट किया हो तो एक टेस्ट ट्यूब में आपने कुछ एसिड भर लिया, फिर इसमें मेटल का पीस गिराया, और आपको याद है इसमें से कुछ गैस निकलती है, जिसको चेक करने के लिए आप मैच स्टिक बर्न करके ले जाते हो, तो एक साउंड आती है, पॉप साउंड। किसका रिप्रेजेंटेशन होता है? हाइड्रोजन, है ना? ये एसिड कभी भी ये नहीं लिया जाता। हमेशा आपने जो एसिड लिया होगा ना, या तो H2SO4 लिया होगा या फिर HCl। इसको इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि ये एसिड कम और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ज्यादा काम करता है। तो HNO3, अभी थोड़ी देर पहले भी तो NO3 आया था ना, क्या बोला था? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो HNO3 इटसेल्फ एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, नर्स्ट इक्वेशन आया होगा, उसमें आपने ये चेक किया था कि किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग अलग हो सकता है, यानी कि अगर मैं HNO3 लूं तो इसकी अलग अलग कंसंट्रेशन पे बिहेवियर अलग हो सकती है, और अलग अलग टेम्परेचर पर भी बिहेवियर अलग अलग हो सकता है। तो ऐसे ही नाइट्रिक एसिड अगर आपने कंसंट्रेटेड ले लिया तो ये प्रीडोमिनेंटली किस नेचर का होगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपने इसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया और डाइल्यूट HNO3 ले लिया तो ये बन जाएगा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, यानी कि अभी भी अपना काम नहीं छोड़ेगा, क्या करता रहेगा? ऑक्सीडेशन, है ना? पर अगर बहुत ज्यादा वेरी वेरी डाइल्यूट ले लिया, वेरी वेरी डाइल्यूट का मतलब है अराउंड 99% वाटर हो और 1% एसिड हो, तब जाकर बेटा ये कौन सा काम करने लगेगा? एसिड का। इसके अलावा ये कभी भी एसिड नहीं होता। बट H2SO4 के साथ ऐसा नहीं है। H2SO4 अगर कंसंट्रेटेड स्टेट में हुआ तो किसका काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग, और साथ में एक और फंक्शन था डिहाइड्रेटिंग, ठीक है? और अगर ये डाइल्यूट हुआ तो फिर ये क्या बन जाएगा? एसिड जैसा काम करना स्टार्ट कर देगा। और HCl चाहे कंसंट्रेटेड हो
चाहे डाइल्यूट हो, ऑलवेज एक्टिंग एज एसिड ओनली। तो हमें यहाँ पर यानी कि समझ लो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, उनमें से एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन लेंगे हम? HNO3 लेंगे। तो अभी हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? HNO3। अच्छा, अब बात याद करो, हमने इन तीनों में से किसको किंग डिक्लेयर किया? उसको देखकर इन दोनों ने रिवोल्ट किया और क्या बना लिया था? एक्वारी। और किंग के गोल्ड को डिसॉल्व कर दिया। वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं HNO3 के मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करता हूँ। बच्चा, इन तीनों में से एक और चीज बताओ, कौन नॉन वॉलेटाइल है? नॉन वॉलेटाइल H2SO4, this is non-volatile. What is mean by volatile? एक और चीज बताई थी टेक्निकल डेफिनेशन, जिसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम, उसको क्या कंसीडर करेंगे? वॉलेटाइल। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर से ज्यादा, उसको क्या कंसीडर करेंगे ना? तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, 611 केल्विन। तो इसका मतलब इसकी नेचर कैसी हो गई? नॉन वॉलेटाइल। चलिए अब देखते हैं। अब इसमें इसको किंग बनाया, तो किंग का काम क्या रहेगा कि वो इन दोनों का भी फॉर्मेशन कर सकता है। यानी कि नॉन वॉलेटाइल से आप कौन से एसिड बना सकते हो? वॉलेटाइल। तो चलिए सबसे पहले हम नाइट्रिक एसिड में लैब मेथड देख लेते हैं कि हाँ इसको लैब में कैसे बनाया जाए। तो लैब में बनाने के लैब में क्या अवेलेबल होगा बेटा अपने पास? H2SO4। तो हम क्या करेंगे कि एक पोटेशियम का सॉल्ट ले लेंगे, पोटेशियम नाइट्रेट, और इसको ट्रीट करेंगे H2SO4 से। देख के बताओ यहां पर रेडॉक्स हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट? यहाँ रेडॉक्स पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों ही अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठे हैं, तो इसका मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हमारे पास एक प्रोडक्ट तो क्या बन जाएगा? HNO3, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? K2SO4। बैलेंस नहीं किया है ना। इसकी एक खास बात है, ये आपने मेटलर्जी में किसी नाम, जनरल नेम के साथ पढ़ा है इसको, इंडियन सॉल्ट पिटर। दिस इज नोन एज इंडियन सॉल्ट पिटर। और एक होता है चिली सॉल्ट पिटर। अगर एक पोटेशियम की जगह क्या आ जाए? सोडियम, तो उसका नाम हो जाएगा चाइल या चिली सॉल्ट पिटर। बना लिया हमने। नॉन वॉलेटाइल से किसका फॉर्मेशन कर लिया? वॉलेटाइल। अब इसका जो नेम प्रोसेस है वो स्टार्ट करना है, ओस्टवॉल प्रोसेस। स्टेप नंबर 1, मुझे एक सोर्स तो किसका चाहिए? नाइट्रोजन का, ताकि HNO3 बनाया जा सके। सबसे बड़े आराम से अवेलेबल नाइट्रोजन का सोर्स क्या है मेरे पास? NH3, है ना। और उसको ट्रीट करा दें किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, क्योंकि यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चल रही है? माइनस। सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अवेलेबल है O2। दोनों हैं गैस, रोडियम प्लेटिनम के गॉज लेकर, यानी कि उसकी पट्टियां लेकर 500 केल्विन टेम्परेचर और 9 बार प्रेशर पर रिएक्शन हो जाएगी। तो बताओ अमोनिया का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन होके बेटा वो क्या बनेगा? NO। ठीक है, और वाटर बन जाएगा। अब आप देखो किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ? नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया +2 में, और ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया -2 में। कैसी रिएक्शन हो गई बेटा? रेडॉक्स हो गई। NO हाईली अनस्टेबल, क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। तो जैसे ही आप इसको और ऑक्सीजन दिखाओगे, ये इंस्टेंटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NO2 में। NO2 बन गया, इसको किस में पास कर दो? वाटर में। जैसे ही आप इस ऑक्साइड को वाटर में पास करोगे, ये किसका फॉर्मेशन कर लेगा? HNO3 का। आप कहते हैं यार डबल यहाँ पर डिस्प्रपोर्शन हुआ था। HNO2 भी बना था और HNO3 भी। हमें तो क्या बनाना है? HNO3।
बताओ ये बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड है कि नहीं, क्योंकि पानी में पास किया हुआ है। तो अब फिर से किंग का काम आ गया। आप इसको, ये अभी 65% ही कंसंट्रेटेड है, अगर आप 68 तक है ना, अगर आप इसको ट्रीट कर दोगे कंसंट्रेटेड H2SO4 से, तो वो यहाँ पर किसका काम करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। और अब बेटा इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी 98%। So this is the name process of formation of nitric acid. एक बार भी अगर आपने इसको देख लिया ना बोर्ड पे मेरे साथ, तब भी आपको कुछ ना कुछ चीजें याद ही रहेंगी, और इससे हमें बेनिफिट ही मिलेगा। ना देखने के कंपैरिजन में तो देखने में ठीक ही रहेगा। हाँ बेटा, स्टेप 3 में हमने बने हुए NO2 को किस में से पास कर दिया, वाटर में से। आपको याद है N2O4 लिखो या NO2 लिखो, एक ही बात है, दोनों ही केस में डिस्प्रपोर्शन होगा। डिस्प्रपोर्शन होके दो गैसेस बनेंगी, HNO2 और HNO3। हमने यहाँ पर सिर्फ किसको मेंशन किया है, HNO3। क्यों किया है, बनाना वही है इसीलिए। और वो जो HNO3 है बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड है क्योंकि पानी में मिलाया, इसीलिए उसको कंसंट्रेट करने के लिए किस में से पास कर दिया, H2SO4 में से। ये वाला पार्ट मैं रब कर दूं फर्स्ट। H2SO4 के बारे में क्या पढ़कर आए थे पहले, और क्या H2SO4 का काम क्या है, डिहाइड्रेटिंग। ये थोड़ा ना 4 दिन पहले वो डिहाइड्रेटिंग था तो अब नहीं रहेगा। चेयरिंग ऑफ शुगर कहीं पढ़ा है बताया तो था कि टेस्ट ट्यूब में आप शुगर ले जाओ, है ना, और उसमें जाके सीधा क्या मिला दो, H2SO4, थोड़ी देर में वो काला हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो सारे वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर जाता है। दैट इज नोन एज चेयरिंग ऑफ शुगर। काला काला जो ब्लैक मास है वो शुगर का ही तो ब्लैक मास है। वाटर का क्या हो गया वहां पर, रिमूवल किसने किया था, कंसंट्रेटेड H2SO4 ने। अब आ जाओ जल्दी से HNO3 की रिएक्शन। अच्छा, आपको SRP वगैरह के बारे में पता है, कौन बताएगा, नाम मत बोलो उसका, उसके बारे में बताओ। एक बच्चे, दो बच्चे, बाकी किधर गए। हाँ, SS थायोलिंकेस, तुम्हें कुछ बताना है ना, चलो बोलो, पहले तुम स्टार्ट करो। अच्छा, मैं आपसे सिंपल सिंपल पूछता हूँ, अपने काम की चीज निकल जाए बस, है ना, नहीं तो तुम तो पूरी फिजिकल समझा दोगे। आप मुझे बताओ किसी की नेगेटिव SRP का क्या मतलब होगा, इन शॉर्ट बताना है। हाँ, उसका नेगेटिव SRP दिया हुआ है, इसका क्या मीनिंग नहीं, और एक का पॉजिटिव दिया हुआ है, उसका क्या मीनिंग निकाले। वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा या ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग एजेंट। उसका बिहेवियर कैसा होगा, रिड्यूसिंग। तो SRP पॉजिटिव और नेगेटिव से हमारे लिए केवल इतना सा ही मतलब है कि जिसकी SRP नेगेटिव वो रिएक्टिव एलिमेंट है, वो अपना खुद का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, तो दूसरे का क्या कर देगा, रिडक्शन। हाउ टू कैलकुलेट SRP,
प्रैक्टिकल मेथड मत बताना कि इलेक्ट्रोड बना लिया फिर उसमें उसका एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, फिर हमने देखा कि एक का ऑक्सीडेशन हुआ एक का रिडक्शन हुआ है, हाइड्रोजन ले लिया, शी बनाया, दिस बनाया, दो बनाया। सीधा सा बताओ मुझे तो। चलो देख लो, डी ब्लॉक में आएगा, यही समझ लेते हैं। एसआरपी के लिए देखो बेटा, जल्दी से समझ लेते हैं बात को। आपको याद है आपने दो इस तरह से इलेक्ट्रोड जो थे, दो बीकर बनाए, उसमें उनका एक्वस सॉल्यूशन भर दिया, एक में हाइड्रोजन प्लेस कर रखा था और दूसरे में जिसका भी आपको चेक करना था। अब उसमें बहुत सीधी सी बात है, इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकल कर किस में जाते हैं, इस सॉल्यूशन में। तो मेरे को बताओ, आप कोई भी इलेक्ट्रोड अपने इलेक्ट्रॉन किस स्टेट में रिलीज करता है, गैसियस स्टेट में करता है, नहीं करता? इसका मतलब एसआरपी की कैलकुलेशन में, एसआरपी ना बोलकर मैं इस बार यहां पर इसको सीधा बोल रहा हूं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि काम आएगा डी में, यही समझने अपने को। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के कैलकुलेशन में सबसे पहले तो इसमें कौन सी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, सब्लिमेशन, क्योंकि इलेक्ट्रोड सॉलिड स्टेट में होता है और इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए उसको किस स्टेट में आना पड़ेगा, गैसियस स्टेट। तो सबसे पहले तो किसकी वैल्यू होती है, सब्लिमेशन। सारा प्रोसेस किस में चल रहा है, वाटर में। तो दूसरी एनर्जी कौन सी हो गई, हाइड्रेशन एनर्जी। और तीसरा कि उसने अक्सर कर हम डी ब्लॉक के लेते हैं, तो डी ब्लॉक में मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। तो इसमें सम लगेगा फर्स्ट आईपी और सेकेंड आईपी का। अब ये वाली वैल्यू प्रैक्टिकल है, ये वाली वैल्यू प्रैक्टिकल है, इसको तो मैं आइडिया लगा सकता हूं। अच्छा आप बताओ मुझे, आपने वहां पढ़ा होगा कॉपर की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव थी 0.34 और जिंक की नेगेटिव आई 0.76। अब मैं आपसे बस यही जानना चाह रहा हूं, एक की पॉजिटिव आई और एक की नेगेटिव आई, क्यों आई? अब वो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में था, वो प्रैक्टिकल हो गया एनालिसिस, आपने उसमें गैल्वेनोमीटर और वो लगा रखा था, उसकी फिर आपने कैलकुलेशन कर ली कि ई नॉट माइनस कर दिया, कैथोड माइनस एनोड। पर मैं आप पूछ रहा हूं कि मेरे को तो नहीं पता, मेरे को आंसर करना है कि उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव आने का थ्योरेटिकल रीजन क्या हो सकता है, ये बता दो बस। वो तो अपने कर लिया ना। चलो मेरी बात सुनो, हमारे सिलेबस में आएगा डी ब्लॉक में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ध्यान से सुनना, हमारे सिलेबस में आएगा डी ब्लॉक में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज का कैलकुलेशन, और स्पेशली किसका आएगा, 3D सीरीज का। तो 3D सीरीज में स्कैंडियम से लेकर हम जिंक तक की बात करते हैं, और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन सी बोल रहा हूं, +2। पर स्कैंडियम आपको याद है सीधे ही किस में आता है, +3 में, तो इसको भी हटा दिया। कहां से चालू करेंगे, टाइटेनियम से। टाइटेनियम से जिंक तक जाना है +2 में, सभी की क्या कैलकुलेट होगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो बेटा, ये वैल्यू हमें नहीं पता होती, ये वैल्यू हमें नहीं पता होती, पर हम सारा आंसर किससे कर सकते हैं, आईपी से। जो जल्दी जल्दी ऑक्सीडाइज होगा उसकी एसआरपी वैल्यू किस में आती चली जाएगी, नेगेटिव में। पर कॉपर की वैल्यू किस में आ गई, पॉजिटिव। तो आप देखो ना यार, कॉपर के पास D10S1 कॉन्फ़िगरेशन है, उसकी पहली आईपी तो कम होगी पर उसकी सेकंड आईपी ज्यादा हो गई ना। क्यों ज्यादा हो गई, क्योंकि आपको क्या तोड़ना पड़ा, D10। इसीलिए ऐसे आंसर हमेशा किससे किए जाएंगे, आईपी से, कि भाई वहां पर उसकी सेकंड आईपी की वैल्यू ज्यादा थी, इसी वजह से उसके इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की सारी वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गई, पॉजिटिव। तो याद रखेगा, मैं यहीं पर हिंट दे रहा हूं, वहां पर जब भी आप कोई आंसर करेंगे हमेशा किससे आंसर होगा, आईपी से, क्योंकि ये प्रैक्टिकल वैल्यू याद नहीं रह सकती, पर आईपी का आइडिया तो लगा सकते हैं। अच्छा उसमें होता क्या है कि जब आप टाइटेनियम से वेनेडियम क्रोमियम ऐसे चलोगे तो क्या होगा, आईपी की वैल्यू लेस नेगेटिव हो जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1.16 है, तो यहाँ पर रिड्यूस होके 0.90 हो गया, यहाँ पे रिड्यूस होके 0.8 समथिंग आ गया, और अचानक से यहाँ पर वापस से मोर नेगेटिव हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर मोर नेगेटिव होने का रीजन ये है ना कि अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसका कौन का कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाएगा, D5।
इसलिए सारे आंसर किससे करना बेटा, आईपी से। अब देखो, अब बाकी वापस चलेंगे तो कॉपर की वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव। पॉजिटिव होने का रीजन क्या है कि सर उसका सेकंड आईपी बहुत ज्यादा है। सेकंड आईपी क्यों ज्यादा है, क्योंकि D10 आ गया, D10 में से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, आईपी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। अब इसमें जिंक की वापस से नेगेटिव क्यों हो गई सर, मान लो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया तो ट्रेंड तो फिर पॉजिटिव में ही चलना था, अचानक से वापस नेगेटिव क्यों हो गया। वापस नेगेटिव हो जाने का रीजन है कि उसकी फर्स्ट और सेकंड आईपी फिर से कम है। क्यों कम है, क्योंकि जिंक को क्या अचीव हो जाएगा, D10 कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाएगा। तो वहां पर जो आपने वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव पढ़ी थी, एक्चुअल में वो किससे कैलकुलेट होती है, इन तीन चीजों से, सब्लिमेशन, हाइड्रेशन, फर्स्ट और सेकंड आईपी। ये प्रैक्टिकल वैल्यूज हैं, पर इसका आइडिया हम थ्योरेटिकली भी लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेंगे, जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा फायदा होगा उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा नेगेटिव होगी। अब ये सब हमने क्यों पढ़ा ये बता देते हैं। हम यहाँ पर पढ़ रहे थे नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन डिपेंड करती है एसआरपी पे। जिंक, क्या जिंक को मैं मोर रिएक्टिव बोल सकता हूं, क्योंकि इसकी एसआरपी वैल्यू नेगेटिव। और एक दूसरा ले लेता हूं कॉपर, क्या इसको मैं लेस रिएक्टिव बोल सकता हूं, क्योंकि सर इसकी वैल्यू है पॉजिटिव। अब क्या होगा बेटा, हमें किससे रिएक्शन करानी है, एक बार तो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से और एक बार डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से। इसको भी एक बार कंसंट्रेटेड से और एक बार किससे ट्रीट कराएंगे, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि ये कंसंट्रेटेड हुआ तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग और डाइल्यूट हुआ तो माइल्ड। अब देखो ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, बताओ यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा, हो जाएगा सर। जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चल रही है, 0, तो ये इसको सीधे किस में ले जाएगा, +2 में। तो प्रोडक्ट बन गया जिंक नाइट्रेट। यहां भी देखो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, कॉपर नाइट्रेट बन गए प्रोडक्ट। अब ऑक्सीडेशन हुआ तो भाई किसी ना किसी का रिडक्शन भी पक्का है। किसका रिडक्शन होगा, खुद का। +5 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +4 में। क्या बना लिया, NO2। ठीक है, अब आया किसका नंबर, डाइल्यूट का। अब बताओ जब ये डाइल्यूट होगा तो कौन अपना काम करेगा, मेटल। मेटल ने बोला पहले तुम्हारा टर्न था, अभी मेरा टर्न है, क्योंकि डाइल्यूटेड है। तो इसका काम हर हाल में किसका, ऑक्सीडाइजिंग का। तो एक प्रोडक्ट तो पक्की बात है क्या बनाना है, नाइट्रेट। और अब ये डाइल्यूट है ना, तो ये इसको सीधे, अभी तो खुद किस में गया था, +4 में, अब ये इसको सीधे किस में पहुंचा देगा, +1 में। तो यहां पर आपका क्वेश्चन सिर्फ किससे आएगा, इन बाय प्रोडक्ट से। जबकि ये आया कॉपर, तो कॉपर के केस में इसका ऑक्सीडेशन तो होगा ही होगा बेटा। जो गैस बनेगी वो इस बार N2O नहीं बनेगी, क्या बनेगी, NO बनेगी। तो यहाँ पर मेजर डिफरेंस किसका है कि मोर रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव का मतलब नेगेटिव एसआरपी वाला, लेस रिएक्टिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव एसआरपी वाला। तो नेगेटिव एसआरपी वाले डाइल्यूट के साथ क्या बनाते हैं, N2O, और लेस रिएक्टिव क्या बनाते हैं, NO। जब जब कंसंट्रेटेड आएगा बेटा, हमेशा कौन सी गैस बाय प्रोडक्ट में बनेगी ही बनेगी, NO2, ब्राउन कलर की गैस। सर अब याद नहीं हो रहा कैसे करेंगे, है ना। तो बस एक चीज ध्यान रखना, कंसंट्रेटेड के केस में कौन सी गैस बनानी ही बनानी है, NO2। अब देखो यहाँ पे कैसा एलिमेंट है, ज्यादा रिएक्टिव, तो ऐसे एलिमेंट के साथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड भी हंसते हंसते रिएक्शन करेगा। बट जब ये डाइल्यूट हो और साथ वाला भी ऐसा ही ढीला हो जाए, तो फिर वो रिएक्शन करने से मना ही कर देगा कि नहीं हो पा रहा है। तो सीधे ध्यान रखेंगे कि बाय प्रोडक्ट का डिफरेंस एक तो N2O और दूसरा कौन सा है, NO। अच्छा अगर कोई नॉन मेटल आ जाए तब क्या करें, चलो ये तो सारे क्या थे, मेटल्स। कोई नॉन मेटल आ जाए तो नॉन मेटल HNO3 के साथ सीधे ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सी एसिड में। फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज कार्बन, तो नाइट्रिक एसिड बेटा उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, H2
H2CO3। हो सकता है H2CO3 ना लिखा मिले तो क्या मिलेगा, CO2 प्लस H2। बोरोन होगा तो क्या बनाना है, बोरिक एसिड। सल्फर होगा तो क्या बनाना है, सल्फ्यूरिक। फॉस्फोरस हो तो क्या बनाना है, फॉस्फोरिक। जल्दी से लिखो। लो इस फैमिली को एंड करते हैं जल्दी। आज कौन सा डे है, वेडनेसडे। जब भी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होगा, बाय प्रोडक्ट फिक्स है, कौन होगा, NO2, वेदर इट इज मेटल वेदर नॉन मेटल। बट अगर डाइल्यूट होगा तो किसका डिफरेंस आ जाएगा, बाय प्रोडक्ट का। फिर उस केस में देखना पड़ेगा कि मोर रिएक्टिव है या फिर लेस। अच्छा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारे सिलेबस में सिर्फ इन दोनों की रिएक्शन है, कॉपर और जिंक की, और ये तो आपके बहुत अच्छे से देखे हुए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू के लिए कितनी वैल्यूज का रेफरेंस लेना पड़ेगा, तीन, सब्लिमेशन, हाइड्रेशन और आईपीज। अब वो कितनी आईपी होगी डिपेंड करेगी, मान लो कोई +3 में जा रहा है तो 3 आईपी लेनी पड़ेगी, +2 में जा रहा है तो 2 आईपी लेनी। एक्वारीजिया, HNO3 और HCl, क्या रेशियो रहेगा बच्चे, 1:3। ये किसको भी डिसॉल्व कर देते हैं, गोल्ड और प्लेटिनम। अब देखो इसमें दो पार्ट हैं, एक एसिड है और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये मेरा क्या है, एसिड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होगा, ऑक्सीडेशन करना। अब गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव, प्लेटिनम लीस्ट रिएक्टिव। आपको याद है ये वाले कौन सा ग्रुप है, क्यों आगे आऊं, क्यों आगे आऊं मैं, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है या तो +1 या फिर +2, सिल्वर की +1 ही होती है, पर गोल्ड के केस में +1 भी होती है और +3 भी होती है, गोल्ड +2 नहीं दिखाता बेटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गोल्ड को कौन ऑक्सीडाइज करेगा, HNO3। HNO3 उसको सीधे ही, अब एक्चुअल में क्या होता है इस वाली रिएक्शन में, एक तो नाइट्रोसिल क्लोराइड बनता है और नेसेंट क्लोरीन बनती है। यही नेसेंट क्लोरीन की हेल्प से वो सीधा इसका ऑक्सीडेशन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में कर देगा, +3 में। ऐसे ही प्लेटिनम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो सीधे ही कौन सी आ जाएगी, PtCl4, क्योंकि वो निकल के ग्रुप में होता है और निकल के ग्रुप में +2 भी पॉसिबल होती है और हैवी एलिमेंट्स में +4 भी। तो सीधा किस में कन्वर्ट हो गया, +4 में। अब कौन अपना काम कर सकता है, HCl। तो अब इनके साथ कौन रिएक्ट करेगा बेटा, HCl। बताओ ये दोनों एलिमेंट किस ब्लॉक से निकल कर आ रहे हैं, और क्लोरीन के फंक्शन कैसी होती है, लिगेंड, क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स बनाए अपन इसमें, तो आपको याद है ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती। तो गोल्ड का जो भी कॉम्प्लेक्स बनेगा वो उसकी किस ऑक्सीडेशन स्टेट में बनेगा, +3 में। तो ये हो गया AuCl4, बन गया ये कॉम्प्लेक्स, डिसॉल्व हो गया। ऐसे ही प्लेटिनम का
आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक इस तरह का क्वेश्चन किया था जिसमें लिखा था ये 2HCl, याद आया आपको? बिगनर्स बॉक्स 2 क्वेश्चन नंबर 9 का भी तीसरे नंबर का ऑप्शन था कि इसमें इसको क्या बनाऊं सर मैं। तो मैंने आपको बोला था सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लो, ऑक्सीडेशन स्टेट। कितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर कितना जाएगा, 6। तो इसका मतलब इसका मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 6। अब 6 बनाने के लिए पीटी के साथ मैंने कितने क्लोरीन ले लिए, 6। 6 कैसे हुए, 4 और ये 2, तो ये PTCl6 हो गया, यही तो बनाना है मेरे को। अब कितने हाइड्रोजन बचे हुए हैं, 2 हाइड्रोजन, वो बाहर हो जाएंगे। तो ऐसे केस में ये वाला क्वेश्चन वहां भी किया था, यही वाली बात यहां भी आ गई है। ऑक्सीडेशन स्टेट पहले भी +4 था और बेटा अभी भी क्या है, +4 ही रहेगा। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनते समय ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं किया जाता। ये 109 पर है ये वाला क्वेश्चन, पेज नंबर 109 पर, बिगनर्स बॉक्स 2 का क्वेश्चन नंबर 9 है। ये हटा दूं ना? फॉस्फोरस के कॉम्प्लेक्स, फॉस्फोरस के 2 कंपाउंड हमें पढ़ने, एक तो हेलाइड और एक पॉइजनस गैस फॉस्फीन। कैसे स्मेल आएगी, रॉटन फिश, है ना, सड़े हुई मच्छी। कैसे बनाया जाए, 2 मेथड पहले से ही पढ़ चुके हो आप, बोलूं क्या? व्हाइट फॉस्फोरस को किससे ट्रीट कराया, NaOH से, एल्केलाइन सॉल्यूशन में हाइड्रोलाइसिस कराया। तो एक प्रोडक्ट तो बनता है PH3 और एक बनता है बेटा सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। याद करो, एक रेडॉक्स रिएक्शन, एक अपन ने डिस्प्रपोर्शन लिखी थी, P4 को हाइड्रोलाइज कराया, एक प्रोडक्ट तो बना था PH3 और दूसरा बना था H3PO2। इस एसिड का नाम क्या था, हाइपोनाइट्रस। अस है ना, अस में से हाइड्रोजन जाएगा तो लास्ट में क्या आएगा, ITE, इसलिए इसका नाम क्या है, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। और ये तो फॉस्फीन बन ही गया अपना, यही चाहिए था। इसी तरह से एक और रिएक्शन पड़ी थी जिसमें हमने कैल्शियम फॉस्फाइड का क्या कर दिया था, हाइड्रोलाइसिस। अगर इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो सेंट्रल एटम अपना हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साइड एटम PH3 बनाएगा। तो इस तरह से भी प्रोडक्ट बनाए। इन दोनों में प्रॉब्लम है, इनमें जो बनी हुई PH3 है उसमें थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी है। तो प्योर फॉस्फीन बनाने के लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा। बताओ, फॉस्फीन एसिड है, बेस है, क्या है? एसिड है कि बेस है? बेस है ना, लॉन पेयर है भाई। PH3 प्लस HI क्या बनेगा, फॉस्फोनियम आयोडाइड। तो अपन ने क्या किया, इसकी जो भी इंप्योरिटीज थी वो पीछे छूट गई क्योंकि इसने नया सॉल्ट बना। अब इसको किससे ट्रीट करा देते हैं, KOH से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बताइए, डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप का कुछ होते नजर आ रहा है, K+I के साथ वाटर, और हमें क्या मिल जाएगा, फॉस्फीन। ये वाला फॉस्फीन कैसा होगा, प्योर। देखो बेटा, फॉस्फीन वैसे तो सिर्फ स्मेल में ही गंदा है, प्योर होगा तो बहुत ही शांत रहता है। पर मान लो इसको कोई दूसरे, जैसे कई बार नहीं होता अपने साथ अपने जैसा कोई मिल जाए तो हम अपना काम चालू कर देते हैं, वैसा ही करता है फॉस्फीन। जैसे जैसे ही लाइट जाती है तो हम चिल्लाना चालू करते हैं। आपके बैच में तो अक्सर कर ऐसा नहीं हुआ, पर मेरे पुराने बैचेज में तो ऐसा ही हुआ, उन्हें तो मौका ही मिलना था। जैसे ही लाइट गई वैसे ही उन्होंने चिल्लाई, है ना, जरा सी भी गई ना, उसी में उनका काम हो जाता था। तो यहाँ पर फॉस्फीन जब तक अकेला है, जब तक शांत है, जैसे ही उसको कोई मिला वैसे ही उसने काम किया।
क्या काम किया, अगर ये देखें तो वैसे ये नॉन कंबस्टिबल है, पर मान लो इसको थोड़ा बहुत P4 कहीं से मिल गया तो क्या हो जाएगा, एकदम से कंबस्टिबल हो जाएगा, आग लगा देगा। कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिल गया तो धमाका ही कर देगा। तो इसका मतलब जब तक ये इम्प्योर है तब तक ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, प्योर होने के बाद इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी क्या होती है, डिक्लाइन करती है। ये नहीं लिखा था क्या? अच्छा, अब जल्दी से हमें इसकी एक बात और समझनी है। फॉस्फीन, इसका यूज होता है हॉलमेज सिग्नल में। किसी को कुछ याद है? हाँ, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन मूवीज में पायरेट्स आते थे। पायरेट्स काइंड ऑफ, मतलब पायरेट्स का मतलब ही क्या होता है, काइंड ऑफ क्या, पायरेट्स आर एक्चुअल में लुटेरे। वो आते थे लूटने। उस समय मोबाइल वगैरह नहीं होते थे, और इवन अगर बहुत बड़े सी में होंगे तो वहां मोबाइल वैसे भी काम नहीं करता। तो एक शिप से दूसरे शिप को मैसेज करने के लिए उन शिप्स के ऊपर ऐसे है ना, लकड़ी के बास्केट्स होते थे, बैरल्स। उन बैरल्स में छेद कर दिया जाता था। उन बैरल्स में एक में भरा होता था CaC2, और दूसरे बैरल में भरा होता था कैल्शियम फॉस्फाइड Ca3P2। इनको होल करके किस में फेंक देते थे, पानी में। अब आप जैसे ही इन्हें पानी में फेंकोगे इनका क्या होगा बेटा, हाइड्रोलाइसिस। अब हमें को याद है कि CaC2 का हाइड्रोलाइसिस हम पढ़कर आए थे। एक तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरी कौन सी गैस बनेगी, एसिटिलीन C2H2। इसको पानी में फेंको, क्या क्या बनेगा, बोर्ड पर ही बना हुआ है, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड और साथ में फॉस्फीन। अब ये तो पानी में ही रह गया, क्योंकि कैल्शियम सेकंड ग्रुप का हाइड्रोक्साइड है, रिएक्टिव नहीं है, पानी में मिक्स हो गया। पर PH3 और C2H2 बाहर निकलेंगे। जब ये बाहर निकलेंगे तो इसकी नेचर वॉलेटाइल हो जाती है, इसकी वजह से ये इसको क्या करेगा, फायर कॉज करवाएगा। जैसे ही बेटा PH3 बर्न होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, और सफेद कलर का, अलग अलग कलर का धुआं निकलेगा। इसी को बोलते हैं स्मोक स्क्रीन। इसको क्या बोलते हैं, स्मोक स्क्रीन। इसी से मैसेज कन्वे किया जाता है, एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज होल्म सिग्नल। अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि कोई इम्प्योरिटी आते से ही वो क्या करेगा, रिएक्टिव हो जाएगा, तो वो बर्न होगा। और जब भी कोई नॉन मेटल बर्न होता है वो हमेशा क्या प्रोड्यूस करता है, अपना ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो ये ऑक्साइड हो गया है प्रोड्यूस। थोड़ा सा बचे 5 मिनट और, ये फैमिली खत्म हो जाएगा, है ना। मेरे को सुनाई दे रहा है, करा दो सर कंप्लीट, है ना, कर ही देते हैं फिर। हमारे पास दो छोटे छोटे टॉपिक हैं, एक ही साथ हो जाएंगे बेटा। पहले आप लिख लो, यहां तक लिख लिया? पहले का तो लिखा नहीं, ये लिख लिया जाने के चक्कर में। ये तुम्हारे मोबाइल जो अभी निकलते हैं, पहले नहीं निकलते क्या? पहले ही निकाल के एक दो फोटो वोटो जल्दी से निकाल लिया करो, ताकि अपन बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाएं। साक्षी महाराज रह गए। अरे साक्षी, कितना लिखोगी, इतना तो मैंने लिखा ही नहीं है। दो चार लाइनें अपनी तरफ से भी लिख देते हो क्या? दो हमारे पास क्लोराइड हैं, बोर्ड पे देखिए बेटा। एक है PCl3 और दूसरा है PCl5। दोनों में किस चीज का डिफरेंस है, क्लोरीन का। एक में ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है बेटा, और दूसरे में +5। अब क्या करेंगे, हमें चाहिए एक फास्फोरस का सोर्स, तो व्हाइट फास्फोरस आ गया।
और उसको ट्रीट करा देते हैं डायरेक्टली किससे, क्लोरीन से। अब अगर मैं क्लोरीन का परसेंटेज ज्यादा कर दूं तब तो बन जाएगा PCl5। मान लीजिए 10 मोल्स ले लिए और यहाँ पे मैंने लिए 6 मोल्स, तो कम में तो PCl3 बनेगा और ज्यादा में PCl5। नेक्स्ट रिएक्शन है व्हाइट फॉस्फोरस की ही रिएक्शन, SOCl2। SOCl2 का नाम बोलो, थायोनिल क्लोराइड। और इसी का एक और कंपेनियन है SO2Cl2, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ये थायोनिल, ये सल्फ। अब बोर्ड पे देखो, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो 4, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 6। ठीक है, अब इस केस में ये हायर से लो में जा सकता है, ये लो से हाई में जा सकता है। मुझे बनाना क्या है, PCl5। तो आप देखो यहां पर ऑक्सीडेशन होकर क्या बन गया, PCl5। ऑक्सीडेशन हो गया बेटा, तो इसका रिडक्शन होना है और सल्फर रिड्यूस होके +6 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +2 में। तो ये एक तरह की +4 में, ये एक तरह की कैसी रिएक्शन है, रेडॉक्स। यहां भी होगा ऐसा ही, पर यहां एक दिक्कत आई। एक तो बन गया PCl3, ये तो बात समझ में आ गई है कि सर यहां से 0 से +3 में चला गया। एक प्रोडक्ट बन गया SO2, यहाँ पे +4 का +4 ही रह गया। इसका मतलब एक प्रोडक्ट और बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना ऑक्सीडेशन के रिडक्शन नहीं होता। इसीलिए यहाँ पर एक स्पेशल प्रोडक्ट बनेगा S2Cl2, जिसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। तो आपको ये वाली जो रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्लोराइड्स हैं और ये एक्चुअल में डाइमर हैं। क्या है बेटा, ये डाइमर है। और ये डाइमर आपको याद है अनस्टेबल सा दिख रहा है मुझे तो +1 में, टूटेगा फूटेगा आगे। तब हम इसकी कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। दोनों ही केसेस में क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस। अब मैं इनकी सीधी रिएक्शंस पे आ गया बेटा। बताओ PCl3 का हाइड्रोलाइसिस हो तो हम पहले से पढ़ चुके हैं क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, बनाओ जल्दी। +3 है सर, तो H3PO3 ऑक्सी एसिड, और व्हाइट कलर के फ्यूम्स निकलेंगे HCl। और अगर इधर हो जाए तो क्या होगा बताओ, PCl5 में एक केस था अपने पास, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर sp3d है, बॉन्ड लेंथ्स आर अनइक्वल, और अनइक्वल बॉन्ड लेंथ्स में बीच में एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा POCl3। तो इसमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, POCl। पर अगर आपने सोचा कि नहीं मेरे को तो इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करना है, तब फाइनली जाकर आपको मालूम है ये क्या बनाता है, H3PO4। इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आता। ये तो हम पहले भी देख चुके कि ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं है। अब आप हमेशा बस ये ध्यान रखना बेटा, यहाँ इसकी रिएक्शन में हमेशा यही बनाते रहना और इसकी रिएक्शन में हमेशा यही बनाते रहेंगे और कोई चेंज नहीं करना है। जैसे दोनों को, ये वाला पार्ट हटा दूं, बस लास्ट 2 रिएक्शन लिख रहा हूं, उसके बाद एक खत्म हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन हो जाए, हमने ले लिया CH3COOH, एक बार इसकी रिएक्शन करा दी बेटा PCl5 से, और एक रिएक्शन करा दिया PCl3 से, तो OH का क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए OH का सब्स्टिट्यूशन हुआ तो क्या प्रोडक्ट बना, CH3COCl। इधर भी यही बनेगा CH3COCl। अब बस डिफरेंस किसका क्रिएट होगा, बाय प्रोडक्ट का। इसके केस में बताओ कौन सा प्रोडक्ट बनाऊं, POCl3, और इसके केस में H3PO3। ठीक इसी तरह से अगर एल्कोहल है C2H5OH, OH का सब्स्टिट्यूशन करना है, किसके थ्रू करना है, क्लोरीन के थ्रू, तो हमें मिलेगा C2H5Cl, और बाय प्रोडक्ट क्या बनाओ, POCl। यहां पर एक मेन प्रोडक्ट तो वर्का वही है, C2H5Cl, बस H3, बस ये हो गया कंप्लीट, है ना। कौन सी फैमिली एंड हो गई, नाइट्रोजन फैमिली।
प्रॉपर्टीज पढ़नी है, ऐसा नहीं है मैंने सिर्फ बोर्ड पर रिएक्शंस लिखे हैं, आपको मॉड्यूल की क्या भी लगानी है, साथ साथ रीडिंग भी लगानी है, ताकि आपको पता लगे PCl5 गैस होता है और PCl3 लिक्विड स्टेट में होता है। जिसको जाना है वो चला जाए, मैं अपना काम कर रहा हूं ना। हाँ बोलो, बताओ कौन सी वाली बोलूं।